खौफ की अपनी एक जबान होती है, एक ऐसा एहसास जो लफ्जों का मोहताज नहीं होता। ये कभी सरगोशियों में सफर करता है तो कभी अंधेरों में शक्ल बदलता है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही खानदान की है जिसने अपने घर में खौफ को बसते देखा। ये दिल दहला देने वाली आप बीती हमारे साथ नॉर्थ कराची की रिहायशी हिना ने शेयर की है। वो कहती हैं कि इस वाक़े को गुजरे कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस घर की यादें आज भी उनके जहन में इसी तरह ताज़ा हैं जैसे ये कल की बात हो। आइए हिना की ज़बानी सुनते हैं कि उनके ख़ानदान पर क्या गुजरी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मेरा नाम हिना है और हमारा ताल्लुक कराची शहर से है। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का वो नाकाबिले फरामोश और खौफनाक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसने हमारी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त हम लोग कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक किराने के मकान में रहते थे। हमारा ख़ानदान माशाअल्लाह काफ़ी बड़ा था। घर में अम्मी, अब्बू, मेरे बड़े भाई कामरान जो शादीशुदा थे, उनकी अहलिया सायमा और उनके 2 छोटे बच्चे, उनके अलावा मेरे 2 गैर शादीशुदा भाई आसिफ और बिलाल, और हम 2 बहनें, मैं और सना। कुल मिलाकर हम एक बड़ा और हंसता बसता खानदान थे। इसी घर में भाई कामरान की शादी हुई और अल्लाह ने उन्हें यके बाद दीगरे 2 बेटों से नवाजा। बड़ा बेटा फारिस और उससे छोटा साद। बच्चों की आमद से घर की रौनकें तो बढ़ गईं, लेकिन उसके साथ साथ जगह की तंगी का एहसास भी शिद्दत इख्तियार करने लगा। वो घर अब हमारे वसी खानदान के लिए नाकाफी साबित हो रहा था। हर कमरे में जरूरत से ज्यादा लोग थे और जाती जिंदगी का तसव्वुर तकरीबन खत्म होकर रह गया था। आखिरकार एक दिन अब्बू ने सबको इकट्ठा किया और फैसला सुनाया कि अब हमें एक बड़े घर में मुंतकिल हो जाना चाहिए। यह फैसला सुनते ही घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। हम सब, खास तौर पर मैं और सना, एक नए और बड़े घर के ख्वाब देखने लगे। अब्बू और भाइयों ने प्रॉपर्टी डीलर से राब्ते शुरू कर दिए। कई दिन तक मुख्तलिफ इलाकों में घर देखे गए, लेकिन कोई भी घर हमारी जरूरतों और बजट पर पूरा नहीं उतर रहा था। कोई घर पसंद आता तो उसका किराया आसमान से बातें करता, और जो बजट में होता वो इतना छोटा या ऐसी जगह पर होता कि वहां गुजारा मुमकिन न था। आखिरकार कई हफ्तों की तलाश के बाद एक डीलर ने हमें गुलिस्तान इकबाल के एक ब्लॉक में एक 3 मंजिला घर दिखाया। हम पूरा खानदान उस घर को देखने पहुंचे। पहली ही नजर में वो घर हमें भा गया। वो पुराने तर्ज का बना हुआ था। दीवारों पर जगह जगह से रंग और रोगन उखड़ा हुआ था और उसकी साख्त में एक अजीब सी कदामत थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका वसी होना था। 3 मंजिला इमारत में इतने कमरे और इतनी जगह थी कि हमारा पूरा खानदान न सिर्फ आराम से रह सकता था, बल्कि मेहमानों की गुंजाइश भी थी। डीलर ने बताया कि यह घर पिछले कुछ अरसे से खाली पड़ा था। उसके मालिकान बैरूने मुल्क मुंतकिल हो चुके थे और उसे बेचने का इरादा नहीं रखते थे, इसलिए किराए पर देना चाहते थे। घर बड़ा था और पुराना होने की वजह से उसका किराया भी मुनासिब था। हम सब की बाहमी रजामंदी से अब्बू ने डील फाइनल कर ली और चंद ही दिनों में हमने उस घर में मुंतकिल होने की तैयारियां शुरू कर दी। शिफ्टिंग से एक दिन पहले हम सब वहां सफाई करने पहुंचे। घर चूंकि काफी अरसे से बंद था, इसलिए हर तरफ गर्द और जालों का राज था। हम सब ने मिलकर दिन भर सफाई की। मैं और सना ने किचन और कमरे संभाले, भाइयों ने बाहर और छत की सफाई की, जबकि अम्मी सबकी निगरानी कर रही थी। सफाई के दौरान मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। मैं जब भी पलट कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। मैंने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर एक अनजाना सा खौफ दिल में बैठने लगा था। आखिरकार शिफ्टिंग का दिन आ गया और हम अपने नए घर में मुंतकिल हो गए। घर की तरतीब कुछ यूं बनी कि ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा सहन, ड्राइंग रूम, किचन और 2 कमरे थे। एक कमरा अम्मी अब्बू ने ले लिया और दूसरा हम दोनों बहनें यानी मैं और सना ने अपने लिए मखसूस कर लिया। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे। भाई कामरान और भाभी सायमा ने अपने और बच्चों के लिए 2 कमरे ले लिए, जबकि तीसरा कमरा मेरे गैर शादीशुदा भाई आसिफ और बिलाल ने अपने कंप्यूटर और दीगर सामान के लिए एक किस्म का स्टडी रूम बना लिया। तीसरी और आखिरी मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था जिसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला हुआ, और उसके साथ एक बहुत बड़ी खुली छत थी। उन दिनों कराची में लोड शेडिंग उरूज पर थी। घंटों बिजली गायब रहती और रातें हुब्स और गर्मी में काटना पड़ती। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ चारपाइयां ऊपर स्टोर रूम में रख देते हैं, ताकि जब भी बिजली जाए तो पूरी फैमिली छत पर सो सके। भाभी सायमा ने भी यही मशवरा दिया कि वो अपनी मंजिल के सहन में चारपाइयां बिछा लेंगी ताकि बच्चों को लेकर ऊपर नीचे ना होना पड़े। इस घर
घर में हमारी जिंदगी का आगाज हो चुका था। सब कुछ नया और अच्छा लग रहा था। शुरू के 2-3 दिन तो घर सेट करने और चीजों को उनकी जगह पर रखने में ही गुजर गए। हमें इस घर में आए हुए अभी चौथी ही रात थी। हस्बे मामूल रात के तकरीबन 10 बजे बिजली चली गई। गर्मी और हुब्स इतना शदीद था कि नीचे वाले पोर्शन में दम घुट रहा था। पहले दिन तो हमने जैसे तैसे सहन में चारपाइयां डालकर गुजारा किया, लेकिन वहां भी हवा का गुजर नहीं था। अगले दिन हम सब ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि आज रात हम सब छत पर सोएंगे। रात का खाना खाने के बाद हम सब पहले भाभी साइमा की मंजिल पर इकट्ठे हो गए। वहां सहन में कुर्सियां और एक चारपाई बिछी थी। हम देर तक बातें करते रहे। भाई आसिफ और बिलाल अपने दोस्तों की तरफ निकल गए। उनकी अक्सर आदत थी कि वो रात को देर से लौटते थे। इस रात भाभी का बड़ा बेटा 4 साला फारिस बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। वो उमूमन एक बहुत सुलझा हुआ और खामोश तबे बच्चा था, लेकिन इस नए घर में आने के बाद से उसके रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आ गई थी। वो अक्सर बेवजह रोने लगता, कभी किसी कोने में खड़े होकर टकटकी बांधकर देखता रहता और इशारे करता। जब हम उससे पूछते कि वहां क्या है तो वो कुछ बोलता नहीं था, बस डर कर मां की गोद में छुप जाता। आज जब बिजली गई तो उसकी बेचैनी और खौफ मजीद बढ़ गया। वो अंधेरे से डर रहा था और मुसलसल रोए जा रहा था। हमने एक लालटेन जलाकर सहन में रख दी। फारिस को एक अजीब आदत पड़ गई थी। वो जब भी मौका पाता लालटेन उठाता और उन सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो जाता जो तीसरी मंजिल की तरफ जाती थी। हम सब हैरान थे कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैंने कई बार उससे पूछा, फारिस बेटा, आप लालटेन लेकर वहां क्यों खड़े हो जाते हो? वो अपनी तोतली जबान में एक ही जवाब देता, आनी ऊपर है, आनी ने बुलाया है। हमें उसकी बात समझ ना आती। हम सोचते कि शायद वो हमें ऊपर नीचे आते जाते देखता है, इसलिए ऐसी बातें करता है। हम उसकी बातों को बचपना समझकर टाल देते। आज भी वो यही कर रहा था। वो बार बार सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कह रहा था, आनी ऊपर है। भाभी ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल जिद कर रहा था कि ऊपर जाना है। आखिरकार हमने सोचा कि चलो ऊपर छत पर ही चलते हैं, वहां शायद खुली हवा में उसका दिल बहल जाए। हम सब यानी मैं, अम्मी, अब्बू और सना ऊपर छत की तरफ चल पड़े। भाभी अपने छोटे बेटे साथ को सुला रही थी, इसलिए वो वहीं रुक गईं। फारिस खुशी खुशी हमारे साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उसने मेरे हाथ से लालटेन ली और सीधा दौड़कर स्टोर रूम के बाहर बने कोने में रख दी और मासूमियत से बोला, आनी ने कहा है यहां रख दो। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा, किस आनी ने कहा है बेटा? हमने तो नहीं कहा। मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं, आनी ने कहा है यहीं रखो। अम्मी ने जैसे ही लालटेन उठाने की कोशिश की, वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी हालत देखकर अम्मी ने लालटेन वापस वहीं रख दी और मुझसे कहा, इसे सोने दो, जब ये सो जाएगा तो लालटेन भी नीचे ले आएंगे और इसे भी भाभी के पास छोड़ आएंगे। हमने छत पर चारपाइयां बिछाई और बैठकर बातें करने लगे। फारिस कुछ देर खेलने के बाद थककर मेरी चारपाई पर ही सो गया। रात गहरी होती जा रही थी। भाई कामरान जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी ड्यूटी का वक्त ही ऐसा था कि वो रात 2-2:30 बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे, जबकि आसिफ और बिलाल ने फोन करके बता दिया था कि वो आज रात खाला के घर ही रुकेंगे। रात के तकरीबन 2:30 बजे मरकजी दरवाजे पर लगी बेल बजी। बेल की आवाज से मेरी आंख खुल गई। फारिस मेरे पास गहरी नींद सो रहा था। मैंने सोचा कि उसे फजर के वक्त ही नीचे ले जाऊंगी। मैं आहिस्ता से चारपाई से उठी ताकि नीचे जाकर भाई कामरान के लिए दरवाजा खोल सकूं। जब मैं तीसरी मंजिल से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी तो ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे के पास से गुजरते हुए मुझे यूं लगा जैसे किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा धीरे से खोला हो। कड़ाक की एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं एक लम्हे को ठिठकी, मगर फिर सोचा कि शायद मेरा वहम है या हवा से दरवाजा हिला होगा। मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और जाकर मरकजी दरवाजा खोल दिया। भाई अंदर आ गए और सीधा अपनी मंजिल की तरफ चले गए। मैं वापस ऊपर सोने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंची तो मेरी नजर उस कोने में जलती हुई लालटेन पर पड़ी। मैंने सोचा कि ये फुजूल जल रही है, इसे बुझा देती हूं। मैं जैसे ही लालटेन की तरफ बढ़ी, मेरे कदम वहीं जम गए। जिस जगह फारिस ने लालटेन रखी थी, ऐन उसी मकाम पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने शोख सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और सर पर एक बड़ा सा दुपट्टा इस तरह ओढ़ा हुआ था जैसे गांव की औरतें घूंघट निकालती हैं।
उसका चेहरा दुपट्टे के आंचल में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास इतना कवी था कि मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं सीढ़ियों पर खड़ी साकित नजरों से उसे देख रही थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, कौन है? जैसे ही मेरे अल्फाज अदा हुए, मेरा पांव सीढ़ी के किनारे से टकराया और मैं लड़खड़ा गई। मैंने एक सेकंड के लिए नजरें नीचे अपने पांव की तरफ की और जब दोबारा ऊपर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। वो पलक झपक में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। छत खाली थी, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि लालटेन बुझ चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने लालटेन उठाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। मैंने फैसला किया कि मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं उल्टे कदमों वापस अपनी चारपाई की तरफ आई और चुपचाप लेट गई। खौफ से मेरा सर फट रहा था। मैंने 2-3 बार हिम्मत करके सर उठाकर उस कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां अंधेरे और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। मैंने आंखें बंद कर लीं और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। न जाने कब खौफ और थकावट के गलबे में मेरी आंख लग गई। इस रात मैंने जो देखा था वो हमारे खानदान पर आने वाले एक भयानक तूफान का पेश खेमा था, जिसका हमें अंदाजा तक नहीं था। फज्र की आजान के साथ ही अम्मी ने हम सबको जगा दिया। रात का खौफनाक मंजर अब भी मेरे जहन पर किसी डरावने ख्वाब की तरह मुसल्लत था। मैंने फैसला किया कि फिलहाल इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी, शायद लोग इसे मेरा वहम समझें। हम सब नीचे आ गए और मैं फारिस को भी साथ ही उसकी मां के पास छोड़ आई। उस वक्त हम लालटेन ऊपर ही भूल आए थे। जब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से में दाखिल हुए तो एक इंतहाई नागवार और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। ऐसी सड़ांध थी जैसे कोई चीज मर कर गल सड़ गई हो। हम सब हैरान थे कि ये ताफुन कहां से आ रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने पूरे घर की मुकम्मल सफाई की थी। अम्मी और भाभी सायमा भी परेशान थी कि इतनी शदीद बदबू की वजह क्या हो सकती है। हमने पूरा घर छान मारा, किचन, बाथरूम, स्टोर, हर कोना देख लिया, लेकिन बदबू का मंबा कहीं नहीं मिला। वो बू बस पूरे घर की फिजा में रची हुई थी। खैर, दिन चढ़ा, नाश्ता हुआ और सब अपने अपने कामों में लग गए। दोपहर के वक्त भाभी सायमा को अचानक याद आया कि लालटेन तो ऊपर छत पर ही रह गई है। वो कहने लगी, अरे रात वाली लालटेन तो मैं ऊपर ही भूल आई। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने फारिस को डांटा, तुम्हारी वजह से सब हुआ। अब देखो धूप में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, मैं अभी लेकर आती हूं। भाभी अकेले ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तीसरी मंजिल पर गई। कुछ ही देर बाद वो हाँपती कांपती भागती हुई नीचे आई। उनका चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था। हम सब उन्हें देखकर घबरा गए। अम्मी ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ साहिबा, खैरियत तो है? भाभी ने डरते डरते बताया, अम्मी जी, लालटेन ऊपर छत पर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे ख्याल आया कि शायद स्टोर रूम में किसी ने रख दी हो। मैंने जैसे ही स्टोर का दरवाजा खोला, लालटेन बिल्कुल सामने शेल्फ पर रखी हुई थी। मैंने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे अपने बिल्कुल करीब से किसी औरत की आवाज आई। उसने कुछ कहा लेकिन अल्फाज समझ नहीं आए। मैंने घबराकर पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। स्टोर रूम बिल्कुल खाली था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने फौरन रात वाला सारा वाकया अम्मी और भाभी को सुना दिया। मैंने बताया कि किस तरह मैंने एक सुर्ख लिबास वाली औरत को उसी कोने में बैठे देखा था जहां फारिस ने लालटेन रखी थी। मेरी बात सुनकर सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। अब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि घर में कुछ गड़बड़ जरूर है। हमने ये भी सोचा कि लालटेन खुद ब खुद स्टोर रूम के अंदर कैसे जा सकती है, जबकि हम में से कोई उसे अंदर रखकर नहीं आया था। इस वाकये के बाद हमारे घर में अजीबो गरीब और पुरअसर वाकयात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अगर हम सब ग्राउंड फ्लोर पर होते तो हमें पहली या तीसरी मंजिल से किसी के चलने फिरने, बर्तन गिरने या बातें करने की आवाजें आती। कभी कभी एक औरत की दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनाई देती। अल्फाज कभी समझ में ना आते, बस एक मौजूदगी का एहसास हर वक्त हमारे साथ रहता। एक रात का वाकया है, हम सब ऊपर छत पर सो रहे थे। भाई कामरान अभी तक फैक्ट्री से वापस नहीं आए थे।
रात के तकरीबन 1 बजे नीचे मरकजी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। भाभी साइमा की आंख फौरन खुल गई क्योंकि वो अपने छोटे बेटे साद के लिए फीडर बना रही थी। उन्हें लगा कि शायद कामरान भाई आए हैं और आज बेल खराब होने की वजह से दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी नीचे गईं। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। भाभी ने सोचा शायद कोई और होगा और चला गया होगा। वो जैसे ही वापस मुड़ने लगी, दरवाजे पर फिर से उसी शिद्दत से दस्तक हुई। इस बार भाभी ने जरा ऊंची आवाज में पूछा, बाहर कौन है? इस बार जो जवाब आया उसने भाभी के पैरों तले से जमीन निकाल दी। एक नस्वानी सरगोशी जैसी आवाज उनके अपने पोर्शन के सहन से आई, मैं बाहर नहीं, मैं तो अंदर हूं। भाभी ने दहशत जदा होकर पलट कर देखा तो वही सुर्ख दुपट्टे वाली औरत हमारे ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे के अंदर जा रही थी। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दिया, बस उसके लिबास की एक झलक नजर आई और वो अंधेरे में गायब हो गई। भाभी की फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई और वो बदहवासी के आलम में सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर भागी। उनके शोर से हम सब जाग गए। हम भागकर उनके पास पहुंचे तो वो कांप रही थी और रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रोते हुए बताया, नीचे नीचे वो औरत है, वो दरवाजा खटखटा रही थी और फिर अंदर से बोली। हम सब शदीद खौफजदा हो गए। इसी वक्त हमें नीचे सहन से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। हमने एक पुरानी लोहे की पेटी सहन में रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पूरी कुव्वत से फर्श पर रगड़ रहा हो। इस खौफनाक आवाज के साथ ही फारिस और साद में भी चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। फारिस डर के मारे एक ही बात दोहराए जा रहा था, आनी गुस्से में है, आनी अभी ऊपर आएगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पूरा खानदान छत पर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। कुछ देर बाद भाई कामरान घर आए और उन्होंने बेल बजाई। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे जाएं। आखिरकार अब्बू और भाई कामरान ने मिलकर हिम्मत की और डरते डरते नीचे जाकर दरवाजा खोला। हमने भाई को सारी सूरत हाल बताई। वो भी परेशान हो गए। अब्बू ने फैसला किया कि अब पानी सर से गुजर चुका है, सुबह वो किसी साहिबे इल्म को लेकर आएंगे। इस घर में अब रहना मुमकिन नहीं लग रहा था। अगले दिन अब्बू अपने एक दोस्त के तवस्सुत से एक बुजुर्ग आलिम दीन को घर लेकर आए। वो बुजुर्ग काफी तजुर्बेकार और रूहानी उलूम के माहिर लग रहे थे। उन्होंने घर में दाखिल होते ही कहा, यह घर पाक नहीं है। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया, हर कोने का बगौर जायजा लिया और फिर छत पर स्टोर रूम के पास जाकर काफी देर तक कुछ पढ़ते रहे। आखिरकार वो नीचे आकर बैठे और बताया कि ये घर चूंकि बहुत अरसे से वीरान पड़ा था, इसलिए यहाँ जिन्नात के एक पूरे कबीले ने अपना बसेरा कर लिया है। उन्होंने बताया, जो मखलूक आप लोगों को नजर आती है वो एक जिन्नी है और उसका पूरा खानदान यहाँ आबाद है। उनका असल ठिकाना तीसरी मंजिल पर मौजूद स्टोर रूम है, लेकिन उनकी आमदोरफ्त पूरे घर में है। उनके बच्चे भी हैं जो आपके बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। खिलौनों वाली बात सुनकर भाभी ने फौरन तायद की, जी बिल्कुल, अक्सर रात को बच्चों के खिलौने कमरे में होते हैं और सुबह सहन में बिखरे पड़े मिलते हैं। कुछ खिलौने तो गायब भी हो गए जो हमें आज तक नहीं मिले। उन बुजुर्ग ने बताया कि वो जिन्नात के बच्चे ही खिलौने ले जाते हैं। उन साहब ने हमें तसल्ली दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने चंद तावीज दिए और कहा, ये तीनों मंजिलों पर एक एक तावीज लगा दें, इंशाअल्लाह इसके बाद ये मखलूक आपको तंग नहीं करेगी। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक तीनों मंजिलों पर तावीज लटका दिए। हमें लगा कि शायद अब हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये तावीज लगाना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगा। तावीज लगाने के बाद के चंद दिन तो सुकून से गुजरे, लेकिन फिर जो हुआ वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उन मखलूकात ने अब बराह रास्त जिस्मानी हमले शुरू कर दिए। वो हमारे बच्चों को निशाना बनाने लगे। भाभी किचन में काम कर रही होती तो अंदर कमरे से बच्चों के चीखने और रोने की आवाजें आती। जब वो भागकर अंदर जाती तो दोनों बच्चे अलग अलग कोनों में सह में बैठे होते और उनके गालों पर थप्पड़ों के सुर्ख निशान होते। रात के वक्त मामलात और भी खराब हो जाते। भाभी साइमा बताती थीं कि जब कामरान भाई के आने में देर होती तो उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की चाप साफ सुनाई देती। कभी कभी तो कोई कामरान भाई की आवाज में उन्हें पुकारता भी। एक रात उन्हें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कामरान भाई की आवाज आई, साइमा दरवाजा खोलो।
वो ये सोचकर कि शायद वो आ गए हैं, जैसे ही कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक गईं, तो आगे कोई भी नहीं था। वो शदीद खौफजदा हो गईं और इस वाकये के तकरीबन 1 घंटे बाद भाई कामरान घर आए। हमारे घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मेरे गैर शादीशुदा भाई आसिफ और बिलाल, जो पहले इन बातों को वहम समझते थे, अब वो भी डरने लगे थे। उन्होंने पहली मंजिल पर अपने कंप्यूटर वाले कमरे में सोना छोड़ दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें वहां अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और नींद नहीं आती। उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारे साथ वाले कमरे में गद्दे लगाकर सोना शुरू कर दिया। अम्मी ने उन्हें मना भी किया कि घर आसेब ज़दा है, अकेले मत सोया करो, लेकिन उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि अम्मी कुछ नहीं होता, आप लोग बस डरते रहते हैं। एक रात कयामत की रात थी। भाई कामरान के आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। रात के तकरीबन 1:45 बजे का अमल होगा। अचानक नीचे वाले कमरे से आसिफ और बिलाल की ऐसी दिल खराश चीखें बुलंद हुई कि हमारा खून खुश्क हो गया। हम सब, मैं, अम्मी, अब्बू, भाभी, सब ऊपर से नीचे की तरफ भागे। जब हम उनके कमरे में दाखिल हुए तो मंजर नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक था। कमरे की बत्तियां जल बुझ रही थीं। दोनों भाई अपने बिस्तरों पर अजीब अंदाज में अकड़े हुए थे। उनकी गर्दनें पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं और हाथ पुश्त पर बंधे हुए लग रहे थे। उनकी आंखें छत पर गड़ी थीं और वो दर्द से कराह रहे थे। हमने फौरन लाइट्स चलाईं और आयतल कुर्सी का विर्द बुलंद आवाज में शुरू किया। काफी देर तक उन पर पानी के छींटे मारे और दुआएं पढ़ी। तब कहीं जाकर उनके जिस्म ढीले पड़ने शुरू हुए और वो होश में आए। जब उनकी हालत कुछ संभली तो हमने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आसिफ ने कांपती हुई आवाज में बताया, हम सो रहे थे कि अचानक बरामदे की लाइट जली। हमने आंखें खोलकर देखा तो बाहर 2 औरतें खड़ी थीं। उन्होंने सुर्ख रंग के दुपट्टे ओढ़े हुए थे। हम कुछ समझ पाते या पूछते कि वो कौन है, उससे पहले ही वो बिजली की सी तेजी से कमरे में दाखिल हुई और हमें मारना शुरू कर दिया। बिलाल ने रोते हुए कहा, वो इंसान नहीं थी। उनके चेहरे काले सियाह थे, आंखों की जगह सफेद गड्ढे थे और नाक की जगह सिर्फ 2 सुराख थे। उनके हाथ हथौड़ों की तरह सख्त थे। उन्होंने हमें इतनी बेदर्दी से मारा कि, ये कहते हुए उसने अपनी फटी हुई कमीज दिखाई। उनके जिस्मों पर नील और खराशों के वाज़िह निशान थे। वो मखलूक उन्हें जान से मार देना चाहती थी। इस वाकये के बाद मेरे दोनों भाई इस कदर दहशतजदा हो गए कि उन्होंने कसम खा ली कि वो अब एक रात भी इस घर में नहीं गुजारेंगे। अगले ही दिन वो अपना जरूरी सामान लेकर खाला के घर मुंतकिल हो गए। हमारा हंसता बसता खानदान अब बिखरने लगा था और हम इस आसेब ज़दा घर में बेबसी और खौफ के आलम में कैद होकर रह गए थे। भाइयों के जाने के बाद घर में एक अजीब सी वहशत और वीरानी छा गई। हम बाकी लोग जो घर में मौजूद थे हर वक्त खौफ के साए में जीते थे। रात को कोई भी अकेले अपने कमरे में सोने को तैयार नहीं था। हम सब अम्मी अब्बू के कमरे में इकट्ठे सोते। घर के हर कोने से अब सरगोशियां नहीं बल्कि धमकियां सुनाई देने लगी थीं। कभी कोई गुर्राती हुई आवाज में कहता, चले जाओ यहां से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। बच्चों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। फारिस अब तकरीबन हर वक्त खामोश रहता या फिर डर पर अपनी मां से चिपका रहता। वो अक्सर दीवारों की तरफ इशारा करके कहता, वो देखो काला बाबा, वो गुस्से में है। हमें समझ आ गया था कि तावीज़ों ने उन नादीदा कुव्वतों को मुश्ताइल कर दिया है और अब वो हमें यहां से निकाल कर ही दम लेंगे। अब्बू ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। इस बार हम एक और बहुत ही नेक और पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास गए। हमने उन्हें सारी रुदात सुनाई और वो तावीज़ भी दिखाए जो पहले आलिम ने दिए थे। उन बुजुर्ग ने तावीज़ देखते ही माथे पर हाथ मारा और कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये आम हिफाजती तावीज़ नहीं थे, ये उनको यहां से बेदखल करने के अमलियात थे। जब उनके घर पर हमला किया जाएगा तो वो खामोश तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया कि जिन्नात की दुनिया के भी अपने उसूल होते हैं। वो आसानी से अपना ठिकाना नहीं छोड़ते, खासकर जब वो वहां नस्लों से आबाद हों। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनसे मोहलत मांगी जाए ताकि हम ये घर खाली कर सकें। वो बुजुर्ग हमारे साथ हमारे घर आए। उनके चेहरे पर एक अजब जलाल था। उन्होंने पूरे घर में कुछ पढ़कर दम किया और फिर तीसरी मंजिल पर स्टोर रूम के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी से हम कलाम हैं। फिजा में एक नाकाबिले बयान तनाव था। हवा साकिन हो गई थी और हर तरफ एक भारी खामोशी छा गई थी।
काफी देर बाद वो नीचे आए और बताया, मैंने उनके सरदार से बात की है, वो बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि तुम लोगों ने उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचाई है और उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे 10 दिन की मोहलत ली है। 10 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो, वरना वो किसी भी नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई, लेकिन साथ ही एक नई परेशानी ने आ घेरा। सिर्फ 10 दिन में नया घर तलाश करना और शिफ्ट होना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। हमने दिन रात एक कर दिया। अब्बू और भाई कामरान सारा दिन घर की तलाश में मारे मारे फिरते। हम बहनें और अम्मी हर वक्त दुआ करती। ऐसा लगता था जैसे कराची में घर खत्म हो गए हों। जहां भी बात बनती नजर आती, आखिर में कोई ना कोई रुकावट आ जाती। इन 10 दिनों में घर के अंदर के हालात मजीद खराब हो गए। अब वो मखलूक हमें सिर्फ डराती नहीं थी, बल्कि अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाती थी। पैकिंग के दौरान हमारा सामान गायब होने लगा। कोई चीज कहीं रखते और पलट कर देखते तो वो वहां से गायब होती। अम्मी की सोने की चूड़ियां जो उन्होंने अलमारी में रखी थी, गायब हो गईं और फिर कभी नहीं मिली। इन्हीं दिनों में जब हमारे जाने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, मेरे साथ वो वाकया पेश आया जिसे मैं शायद मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगी। रात का वक्त था। मैं किचन से पानी पीने के बाद वापस कमरे की तरफ जा रही थी। बरामदे में हल्की सी रोशनी थी। अचानक मुझे अपने सामने वाली दीवार में एक हलचल सी महसूस हुई। मैंने देखा कि दीवार का पलस्तर गिर रहा है और उसमें से एक स्याह साया नमूदार हो रहा है। देखते ही देखते वो साया एक कदावर, निहायत ही हैबतनाक वजूद में बदल गया। वो कम से कम 7 फुट लंबा था। उसका जिस्म धुएं की तरह सियाह था, लेकिन उसका चेहरा नाकाबिले बयान हद तक खौफनाक था। सुर्ख अंगारा आंखें, एक लंबी नाक और जबड़ों तक फैला हुआ मुंह जिसमें नोकीले दांत चमक रहे थे। उसने सिर्फ 2 कदम मेरी तरफ उठाए और फिर एक गहरी गूंजदार आवाज में बोला, वक्त खत्म हो रहा है। ये कहकर वो दोबारा दीवार में तहलील हो गया जैसे कभी था ही नहीं। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आखिरकार अल्लाह ने हमारी सुन ली। मोहलत के आखिरी दिन हमें नॉर्थ कराची में एक मकान मिल गया। हमने ये अक्लमंदी की कि घर फाइनल करने से पहले उन्हीं बुजुर्ग को साथ ले जाकर दिखाया। उन्होंने तस्दीक की कि घर बिल्कुल साफ है। तब जाकर हमने मुआहिदा किया। जिस दिन हम उस मनहूस घर को छोड़ रहे थे, वो दिन भी कयामत से कम न था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दरो दीवार हमें रोक रही हैं। सामान उठाते हुए मजदूरों ने भी शिकायत की कि उन्हें भारीपन और अजीबो-गरीब आवाजें महसूस हो रही हैं। जब हम अपना आखिरी सामान ट्रक में लाद कर निकलने लगे तो मैंने हिम्मत करके आखिरी बार उस घर की तरफ देखा। मुझे तीसरी मंजिल की छत पर वही सुर्ख लिबास वाली औरत खड़ी नजर आई। इस बार उसने अपना घूंघट उठाया हुआ था। उसका चेहरा नहीं था, चेहरे की जगह सिर्फ एक हमवार गोश्त का लोथड़ा था। वो हमें जाते हुए देख रही थी। मैंने जल्दी से नजरें फेर लीं और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी जान बच गई। हम नए घर में मुंतकिल हो गए, लेकिन उस घर के असरात हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरे थे। मेरे भाई आसिफ और बिलाल महीनों तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। बाभी के बच्चे रात को डर कर उठ जाते थे। हम सब ने मिलकर अल्लाह से तौबा की और सदका और खैरात का एहतमाम किया। आज इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन गुलशन इकबाल का वो 3 मंजिला मकान आज भी हमारी यादों में एक खौफनाक आसेब की तरह जिंदा है। हम जब भी इस वाकये को याद करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी जिंदगी की एक तल्ख हकीकत थी जिसने हमें सिखाया कि अनदेखी दुनिया का वजूद एक हकीकत है और इंसान को हमेशा अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हिना, आपने अपनी जिंदगी की इतनी जाती और खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर की। ये वाकई एक दिल दहला देने वाला तजुर्बा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात पुराने और वीरान घरों में ऐसी मखलूक़ात अपना मस्कन बना लेती हैं जो इंसानी मुदाखिलत को पसंद नहीं करती। बेहतरीन हल यही है कि किसी भी नए घर में मुंतकिल होने से पहले उसके बारे में मुकम्मल तसल्ली कर ली जाए ताकि मुस्तकबिल के खतरात से बचा जा सके। नाजरीन, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी कोई ऐसी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।